चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.4। ठीक है, एक्सरसाइज 9.3 तक अपलोड कर दिया जा चुका है, आप उसे देख लेंगे। एक्सरसाइज 9.4 जो है क्लास 12 का, इसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जब भी कोई एक्सरसाइज पढ़ना हो पहले उसका इंट्रो पार्ट जरूर देखें। इंट्रो पार्ट इसका डाल दिया गया है, चैप्टर 9 का इंट्रो पार्ट 3 देखेंगे तो उसमें आपको 9.3 और 9.4 दोनों का ही इंट्रोडक्शन शामिल है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको कैसे, उसका जनरल इक्वेशन आपको दिया गया है, उससे हम लोग कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, ये आपको सीखना है। कुछ जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है और कुछ ऐसे भी हैं जिसमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। तो पता है कि जनरल सॉल्यूशन निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं, कम से कम 3 मेथड यहाँ पे जिक्र किया जाएगा। उनमें से एक मेथड इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सेपरेबल मेथड। ठीक है, तो सेपरेबल मेथड के बारे में भी आप लोग जानेंगे। चलिए अभी फिलहाल हम शुरू करते हैं, तो क्वेश्चन वाइज हम लोग देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है, सबसे ऊपर में एक लिखा हुआ है, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस इन एक्सरसाइज 1 to 10 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। आपको 1 से लेकर के 10 तक जो प्रश्न दिए गए हैं, उस सारे जितने डिफरेंशियल इक्वेशन दिए गए हैं क्वेश्चन के रूप में, उन सब का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। और फिर 11 से लेकर आगे जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, दोनों ही आपको देखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 में आपको दिया गया है, सबसे ऊपर में कैसे लिखना है, एक जगह मैं लिख देता हूँ कि हियर द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन एज। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है, dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात आपको पता है कि हम लोगों को 3 जो मेथड दिए गए हैं, कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सा मेथड यूज किया जा सकता है। एक सेपरेबल मेथड, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जहाँ पर लगता है कि जो वेरिएबल इसमें प्रेजेंट हैं y और x, वो अगर पूरी तरह से अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं तो हम सेपरेबल मेथड का यूज करेंगे। और उसके बाद दूसरा क्या था, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक जो पद इसमें उपस्थित है, टर्म जो उपस्थित हैं, टर्म किसको बोलते हैं, जो प्लस और माइनस से अलग अलग हो। प्रत्येक टर्म का जो डिग्री है, जो पावर है, वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 1 है, 1 तो आपको पता है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पावर 0 होता है। क्यों, क्योंकि 1 है, हम इसे लिख सकते हैं 1 × x⁻0, यानी ये वास्तव में x⁻0 है। और पता है कि हम लोग डिग्री वगैरह कोई भी चीज़ वेरिएबल का देखते हैं, न कि कोई कांस्टेंट का देखते हैं। तो यहाँ वास्तव में कांस्टेंट क्या है, वहाँ वेरिएबल छुपा हुआ है, उसका पावर 0 होता है, इसलिए 0 डिग्री का ये पॉलिनोमियल है। तो ये 0 डिग्री है। इसमें देखिए cos x है, तो cos यहाँ पे x है तो इसका पावर 1 है, वैसे जो भी है। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों जो है कि नहीं सेम डिग्री में नहीं है, इस कारण से ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो हम कैसे यहाँ पे जो है कहीं बना सकते हैं इसको। तो लेकिन एक ध्यान रखेंगे, हमेशा आपको कभी भी जो भी पावर देखना है वो वेरिएबल का देखना है। और वेरिएबल कैसे आप वहाँ पे डिसाइड करोगे, ध्यान से देखो। जैसे होमोजीनियस वाले में हम लोग देखेंगे, सब जगह जितने वेरिएबल यहाँ पे दिए गए हैं फंक्शन में एक्स वाई, जहाँ जहाँ एक्स वाई है उस पूरे फंक्शन में हम लेमडा एक्स लेमडा वाई रख के चेक करते हैं। ठीक है, तो ये तब दिमाग लगाना है जब सेपरेट ना हो सके। यहाँ पे हमको लग रहा है कि अगर dx इस तरफ कर दें तो पूरी तरह से ये x वाला एक साइड हो जाएगा, y एक तरफ रहेगा, तो हम लोग बना सकते हैं सेपरेट मेथड से। जब वो ना लगे तो हम लोग अगले जो होमोजीनियस वाला है उसको देखेंगे, फिर और भी बहुत सारे हैं। ये ध्यान रखना है, हमेशा पावर हमेशा x का देखना है, चर राशि का देखना है। ठीक है, कभी भी कॉन्स्टेंट का पावर नहीं दिखाया जाता है। डिग्री अगर फाइंड करने से कोई कह दे कि एक 1 to the power मान लीजिए 5 है, तो इसका पावर और x⁻5 है, तो ये जो अचर बहुपद है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये तो 1 का पावर कितना भी करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। वास्तव में ये तो 1 है, अब यहाँ 1 है इसलिए इसमें x छुपा है, x छुपा है, उसका पावर 0 है, यानी इस बहुपद का जो डिग्री है वो 0 है। इसीलिए कांस्टेंट या कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो कहिए उसका पावर 0 होता है। ठीक है, तो हमें हमेशा पावर किसका देखना होता है, वेरिएबल का देखना होता है। क्योंकि एक और तरीका आप जान ले, किसी भी चीज़ को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही हम उसका डिग्री या कुछ भी पता लगाते हैं। ठीक है, अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, इसको हम और कर सकते हैं। 1 का पावर 5 होगा, हम इसको निकाल सकते हैं, 1 कर सकते हैं, लेकिन x का पावर 5 से थोड़ी कैलकुलेट होगा।
तो इसलिए हम लोग किसी भी चीज़ को सिंपलेस्ट फॉर्म में व्यक्त करने के बाद उसका डिग्री देखते हैं। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल वेरिएबल सेपरेट मेथड देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर लिख भी दे तो कोई गड़बड़ नहीं होगा। ऐसे लिख दीजिएगा कि नाउ ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, ठीक है, एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद ग्रेड, स्पष्ट रूप से ना। एक बार मैं लिख देता हूँ, अब इसके बाद सारे प्रश्न हम लोग ऐसे बनाएंगे। पहले क्वेश्चन हम लोग सब डिस्कस करेंगे। नाउ ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, ठीक है, now on separating the variables and integrating both sides we get, ठीक है। चलिए तो हम सबसे पहले क्या करें, सेपरेट करें y वाले को एक तरफ, x वाले को एक तरफ। y तो सिर्फ dy ही है और x वाला dx उधर चल जाएगा, तो 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, और ये जाएगा बटा वाला उधर गुना में इंटू डी एक्स। देखिए y वाला एक तरफ, x वाला एक तरफ। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में स्पष्ट बताया कि dy और dx जो जिसके सापेक्ष हमको इंटीग्रेट करना रहता है वो हमेशा ऊपर साइड में होना चाहिए, ये नहीं कि वो नीचे रह जाए। ठीक है, चलिए दोनों तरफ सेपरेट करके और क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे इंटीग्रेशन कीजिए। इंटीग्रेशन तो आप पढ़े ही हैं, dy का क्या होगा y, जैसे dx का x होता है। यहाँ पे कैसे बनाओगे, अब यहाँ पे आपको 7.2 7.3 से लेकर के टोटल जितना आप पढ़े हुए हो 7 एक्सरसाइज में, उन सब में से जो मेथड लग रहा हो, जैसे हो रहा हो आसानी से, उसको आप इंटीग्रेट कीजिए। चलिए इस तरह के प्रश्नों को आपको पता है कि 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग हमेशा 1 माइनस कॉस 2 इंटू एक्स बाई 2 में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि आराम से इंटीग्रेशन किया जा सके। 1 प्लस कॉस 2 इंटू एक्स बाई 2 आपको बताया भी गया है, ये हो जाएगा y। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसीलिए मैंने किया फॉर्मूला यूज करने के लिए ही। और ये हो जाता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सब याद होना चाहिए, इंटू डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन बटा में कॉस कॉट होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा ही, यानी y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन बटा कॉस, सॉरी टैन होता है, साइन बटा में कॉस टैन, थीटा है x बाई 2 और पता है कि स्क्वायर है तो स्क्वायर तो रहेगा ही, इंटू डी एक्स। अब टैन उसका थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है कि टैन थीटा का होता है, नहीं होता है, तो हम इसको क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ऊपर से हटा दें, चलिए ऊपर से देखिए ध्यान से, तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसको बना देंगे y इज इक्वल टू टेन को थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए। अब पढ़े ना इंटीग्रेशन, क्या लिखा है, इंटीग्रेशन बाई ट्रांसफॉर्मेशन। तो टेन को थीटा को चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू डी एक्स। चलिए अब y सेक स्क्वायर थीटा का तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा, और थीटा आपका जो भी हो x है, x का कोफिशिएंट हमेशा बटा में जाता है इंटीग्रेशन में, तो x का कोफिशिएंट 1/2 है तो 1/2 आपको लिखना पड़ेगा, माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है dx के रिस्पेक्ट में, तो x होगा। अब प्लस में आपको पता है, मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन जब कर दीजिएगा तो क्या कीजिएगा, x की तरफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करना। चूँकि देखिए dy था तो इधर भी हम लोग इंटीग्रेशन किए हैं, लेकिन यहाँ से नहीं लिखे ना, इसलिए हमेशा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन x के तरफ लिखना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए एक लेनो इसको बना दिया जाए, होता क्या हो जाएगा, ये बटा वाला 2 ऊपर चला जाएगा, इसलिए y इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। ये देखिए ये है आपका जनरल सॉल्यूशन। पता है जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, यहाँ देखिए आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपका सी है। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया था, उससे हमको जनरल सॉल्यूशन बनाना था। ठीक है, चूँकि एक ऑर्डर का था तो एक ही इसमें कांस्टेंट प्रेजेंट है, सब पता ही है आपको। लास्ट में आपको लिखना है हेंस, पहला क्वेश्चन मैं पूरा लिख रहा हूँ इसलिए आप ध्यान से देखेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड, सब में ऐसे ही लिखना होगा, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन
इज वाई इज इक्वल टू जो आया है उसको लिख दीजिएगा, या दिस इज द भी लिख सकते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी सही है, ये भी सही है, वो मैं अगले क्वेश्चन में लिख देता हूँ, दोनों आप तरह से सीख लेंगे। tan x/2 माइनस एक्स प्लस सी, ये हमने दिखा दिया कि ये है, ओके। चलिए और उसमें हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे हेंस दिस इज द, बस यहाँ दिस इज लगा देंगे और ये सब हटा देंगे, ये इतना हटा करके यहाँ दिस इज का प्रयोग कर देंगे तो भी सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब इसी में अनेक प्रकार से क्वेश्चन आपको देगा, ठीक है, अलग अलग टाइप से, ताकि आपको प्रैक्टिस करवाया जा सके। बेसिक यही था, सेपरेट कीजिए और इंटीग्रेट कीजिए, बाकी सब तो समझ ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है dy/dx इज इक्वल टू √4 माइनस वाई स्क्वायर। अब बताइए, ये देखिए, ये है आपका y और ये है आपका dx, पता है आपको सेपरेट करना है, इधर भी y वाला ही फंक्शन है तो y वाले को y की तरफ कर दीजिए, x वाला x की तरफ कर दीजिए, तो ये वाला इधर आएगा y की तरफ, तो क्या हो जाएगा 1/4 माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy, dx चला जाएगा उधर, देख लीजिए y एक तरफ x एक तरफ, सेपरेट हो गया। जैसे ही सेपरेट करेंगे उसके बाद क्या लिखेंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग both sides with respect to x, with respect to x क्या बस हो गया, बस both sides, क्योंकि देखिए x के सापेक्ष कर रहे हैं, इधर y है तो y के सापेक्ष होगा x, तो x बस दोनों तरफ इंटीग्रेट करें, जो जैसे है वैसे ही बस both sides we get, यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं है। चलिए और यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, तो मैंने बताया था पहले वाले में कैसे लिखना है, ऑन सेपरेटिंग वेरिएबल्स, ठीक है, ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, चर राशि को अलग करने पर, ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा 1/√, ये 4 है, 4 पता ही है आपको, डायरेक्टली देखिए 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और ये है y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर, ये 1 है, ये है आपका dy, इधर है dx, कोई दिक्कत यहाँ तक तो किसी को नहीं है। अब आपको पता है कि रूट में है, बटा में है, तो 7.4 में आपको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बताया गया था, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में हो तो पता ही है, या तो साइन होगा या लॉग होगा, रूट में अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन होगा। क्या होता था, साइन इनवर्स x/a, x के जब यहाँ y है तो हम लिखेंगे y, और a के जगह पे क्या है, a के जगह आपका 2 है तो 2 साइन इनवर्स x/a, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए dx का क्या होगा x, और इंटीग्रेशन के बाद आपको पता ही है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना होगा, तो उसको हम यूज कर दिए। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप चाहो तो आपका आंसर हो गया, ठीक है, लेकिन एक NCERT को पता ही है आपको, साइन इनवर्स है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन से, दोनों तरफ मतलब जो दिया है ना उसका साइन ले लेंगे, या ऐसे कहिए या ऐसे कहिए कि साइन इनवर्स उधर चला गया, जो कहना है सो समझने के लिए जो भी हो, ठीक है। तो साइन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन x प्लस सी, कोई दिक्कत है, दो बातें हैं, या तो साइन इनवर्स उधर गया है ऐसा कह लीजिए, कहने के लिए है, हो नहीं रहा है वास्तव में ऐसा हुआ, हम लोग दोनों तरफ साइन लिए हैं। देखिए मैं दिखा देता हूँ, मान लीजिए हम अगर दोनों तरफ साइन ले लें, जो भी है उसके लिए अगर हम साइन लेंगे, ठीक है, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ साइन लेने पर, तो क्या होगा, साइन साइन कैंसिल, y/2, आपको पता है साइन साइन इनवर्स x इक्वल टू x होता है, और ये क्या हो जाएगा साइन x प्लस टी। तो देखिए हुआ तो वही, समझने के लिए आपको जो कहा लीजिए, यहाँ पे आया तो वही, साइन इधर चला गया, साइन x प्लस सी हो गया, और इधर y/2 बच गया। तो ये लाइन लिखना जरूरी नहीं है, फिर भी फिलहाल आप देख लें। चलिए इसके बाद यही शायद आपका आंसर दे रहा है, ये बटा वाला 2 केवल गुना भेज दिया है, इसलिए y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस सी, कोई दिक्कत। देखिए एक आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट है, एक ऑर्डर का था डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एक ही नहीं होगा जनरल सॉल्यूशन में। लास्ट में क्या लिखना है, दूसरा तरीका मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ऐसे लिखना है, हेंस दिस इज द
रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई दिक्कत? बता दें, ठीक है। एकदम छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, छोटा छोटा ही है, भारी नहीं है, छोटा छोटा है। चलिए देखिए, जो क्वेश्चन समझ में आ गया वो आसान, जो ना समझ में आया वो भारी, ऐसा लोग कहते हैं। कॉम्प्लेक्स और इजी जो भी कहिए। क्वेश्चन नंबर 3 समझिए, सब आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। देख रहे हैं ना, इस टर्म का पावर 1 है, यहाँ तो 0 है, तो होमोजेनियस लगेगा नहीं, सब जगह डिफरेंशियल इक्वेशन में लगेगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यहाँ पे आपको दिखाता है, ऐसे कर देना dy बाई डी एक्स, ठीक है, के रूप में तो दिया ही रहेगा, तब तो हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसमें फ्रैकेट हो जाएगा, y वाला एक तरफ, x वाला एक तरफ। अभी देखिए हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एकदम हो सकता है। कैसे करेंगे देखिए, तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स, ये y चला जाएगा उस साइड, तो 1 माइनस वाई। अब देख लीजिए, y को एक तरफ कीजिए, x को एक तरफ कीजिए, तो ये 1 माइनस वाई जो है ना इधर आ जाएगा, बटा में आ जाएगा, तो 1 बाई 1 माइनस वाई इंटू डी वाई, और डी एक्स चला गया उधर, लिख दीजिए। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ वी गेट, इंटीग्रेट करेंगे 1 बाई 1 माइनस वाई इंटू डी वाई, इधर करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। चलिए 1 बाई एक्स का क्या होता है? लॉग एक्स होता है, तो यहाँ पर क्या होगा? लॉग 1 माइनस वाई। और मैंने कहा बार बार कि वाई या एक्स जो भी हो उसका कोफिशिएंट इंटीग्रेशन में हमेशा बटा में जाता है। यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट क्या? -1 है, तो प्लस का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन -1 है तो लिखना पड़ेगा। तो -1 है तो आप बटा में -1 लिखो, यहाँ पर यहाँ 1 हटा के यहाँ से माइनस लगा दो, बात तो एक ही है। डी एक्स का क्या होगा? एक्स, और पता है कि इसके बाद हम जब भी होगा इंटीग्रेशन तो एक्स की तरफ कांस्टेंट लगाना ही होगा। अब देखिए मैंने कहा था कि सब जगह लॉग आएगा तो लॉग सी लिखेंगे, अगर केवल एक जगह लॉग आया है तो हमें लॉग पूरे सब जगह लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखेंगे, तो ये माइनस यहाँ लिखिए या यहाँ लिखिए, हम 1 हटा करके माइनस यहाँ लगा देते हैं, माइनस लॉग 1 माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। आपका आंसर हो चुका है, लेकिन पता है एनसीईआरटी ना इतना उसको नीचे तक ले गया, आपका आंसर यही है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये आंसर हो गया, लेकिन एनसीईआरटी नहीं दे रहा है। एनसीईआरटी में कुछ अलग सा आंसर दे रहा है, उस आंसर को हम लोग कैसे फिल करेंगे देखिए ध्यान से। चलिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले n log m, तो log का एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, n log m है तो log m के पावर n लिख सकते हैं। पहली बात x प्लस सी, पता है फॉर्मूला, log m के पावर n को हम लिख सकते हैं क्या? n log m, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला यूज किया हम लोग। अब ये देखिए किसी का भी पावर अगर माइनस में हो तो उस चीज़ को हम बटा में लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log 1 बाई 1 माइनस वाई, वो हट जाएगा पावर, ये हो गया x प्लस सी। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि चूँकि हम जानते हैं a के पावर माइनस m हो तो हम क्या लिखेंगे? 1 बाई a के पावर m, माइनस हटाने के लिए उस चीज़ को बटा में करते हैं। अच्छा जी, एक मिनट, आगे चलिए। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है, अभी भी एनसीईआरटी नहीं दे रहा है, एनसीईआरटी से और खींच कर आगे तक ले जा रहा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे देखिए, आपको पता है कि यहाँ पर जितने भी हम लोग लॉग बात कर रहे हैं 12th क्लास में, सब नेचुरल लॉग की बात हो रही है। यहाँ पर नेचुरल लॉग में क्या होता है? ई छुपा रहता है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब लॉग हटेगा तो आपने पढ़ा होगा लॉग के डिफिनीशन में कि लॉग अगर मान के चलिए m है और सपोज कि यहाँ बेस e है और इधर इसका वैल्यू n है, तो जैसे ही लॉग हटेगा तो ये जो m है ये इस साइड चला जाएगा और n जो है वो उसका पावर हो जाएगा, यानी इसी चीज़ को लॉग के रूप में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। तो वही यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं। तो देखिए कैसे करते हैं ध्यान से, यहाँ से अगर लॉग हट जाए तो e के जो बेस है ये वाला टोटल उस साइड चला जाएगा और उधर जो है वो बेस के पावर बन जाएगा, यानी ई एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस वाई,
ठीक है, ये लॉग के क्या बोलते हैं डिफिनीशन से आप पढ़े होंगे। हम दिखा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि अगर लॉग कोई भी चीज़ मान के चलिए, मान लीजिए n है, यहाँ पर बेस के रूप में a है और इधर p है, तो जैसे ही अगर हम लॉग हटाएंगे तो ये a जो है बेस उसका पावर हो जाएगा p और ये n उसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ जैसे 10 का पावर 3 1000 है, तो जैसे ही लॉग यूज होगा तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि लॉग ये 1000 यहाँ चलाएगा, 1000 का वैल्यू अगर 10 बेस पर बात करें तो 3 होता है। देख लीजिए, इसी चीज़ को ऐसे लिखा गया है। जैसे ही लॉग हटेगा 1000 चल जाएगा, ये इसका पावर हो जाएगा, ये आपस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इसी चीज़ को हम लॉग के रूप में चेंज करते हैं, पता है आपको। चलिए आगे देखते हैं, सब याद रखना है तब जाके आप बनेगा। अगर नहीं याद हो तो फिर 5.4 जाके देख लीजिए, वहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में इसका डिस्कस किया गया है। अब क्या होगा यहाँ पे, यहाँ तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं है। अभी क्या करता है कि इसके बाद हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज कैसे करेंगे ये देख लीजिए, इसको हटा दे। देखिए कैसे एनसीईआरटी वहाँ तक पहुँच रहा है, एक एक करके स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। आंसर तो आपका हो चुका है, लेकिन फिर भी उसको इलेबोरेट कर रहा है, तो हम लोग भी इलेबोरेट करके वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। अब ये देखिए, अगर इसको हम इधर भेज दें, इसको इधर कर दे तो क्या होगा, ये बटा वाला इधर आ जाएगा गुना में 1 माइनस वाई, क्योंकि कोई भी चीज़ वाई इक्वल टू लिखना ना, वाई और एक्स के फॉर्म में लिखा जाता है इक्वेशन को, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं 1 माइनस वाई, और ये चला जाएगा बटा में, तो हो जाएगा 1/e के पावर x प्लस सी। आपको ये भी पता है कि 1 माइनस वाई अगर हम चाहें तो इसको ऐसे दे सकते हैं e के पावर x इंटू ई के पावर c, क्योंकि पता है कि भाई चूँकि a के पावर m इंटू a के पावर n को तो ही लिखा जाता है a के पावर m प्लस n, घातांक का सब नियम है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, अगर हम दोनों को ही ऊपर कर दें तो क्या लिख सकते हैं, ये दोनों ऊपर जाएगा तो फिर वही बात पावर माइनस में हो जाएगा दोनों का ही। सबको पता है, अभी मैंने बताया कि अगर a के पावर m है तो वो बटा में जाएगा, तो a के पावर माइनस m हो जाएगा, और अगर बटा में माइनस में है या प्लस में है ऊपर जाएगा। मतलब जब भी हम लोग इसको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करेंगे तो पावर साइन जो है वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं 1/, अगर नीचे पावर प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिएगा यहाँ पे, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से सजा दिया जाए। अच्छे से सजाने का मतलब y इक्वल टू क्या होगा ये निकाल दिया जाए, तो 1 माइनस ई के पावर माइनस एक्स ई के पावर माइनस सी, गुना में ना तो इधर आ जाएगा प्लस वाला पूरा माइनस में, और ये माइनस कहाँ चला जाएगा, प्लस में। y इक्वल टू इतना है। अब वहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं y इज इक्वल टू 1 माइनस ई के पावर माइनस एक्स इंटू ई के पावर माइनस सी, इस ये पूरा कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट, उसका पावर भी कांस्टेंट, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया। और यहाँ पूरे कांस्टेंट को हम लोग क्या मान लेंगे, दूसरा कोई वेरिएबल ले लीजिए, मतलब सी तो यूज़ कर चुके हैं, ए ले लीजिए, बी ले, एनसीईआरटी में ए लिखा हुआ है, तो हम लोग ए के रूप में अगर इसको लिखें तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस, ये तो ए है और ये ई के पावर एक्स बच जाएगा, यानी ए ई के पावर माइनस एक्स। कोई दिक्कत कष्ट परेशानी यहाँ तक नहीं है। ठीक है, चलिए यही आपका फाइनल आंसर है। कैसे हम लोग बनाए हैं आप बारी बारी से उसको स्टेप वाइज देखेंगे, सब समझ में आएगा, कहीं कोई भारी नहीं है। ओके, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि वेयर हम लोग किसको क्या माने हैं, ई के पावर माइनस सी को हम लोग ए एज्यूम किए हैं, माने हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, आप बी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आंसर कहीं कोई गलती नहीं होगी। लास्ट में हेंस आपको लिखना है कि हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल इक्वेशन ऑफ द गिवन, हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कर दीजिएगा, एनसीईआरटी ना, ये देखिए, एक मिनट हटिएगा, ये पूरे माइनस साथ इसको पॉजिटिव बना देता है। क्या मैं इसको थोड़ा सा ना अच्छे से लिख देता हूँ, थोड़ा सा एक मिनट रुकिएगा। वो क्या करता है कि 1, ठीक है, प्लस ई के पावर माइनस एक्स, ये मतलब ये माइनस ई के पावर जो माइनस सी आप देख रहे हैं, ई के पावर माइनस सी, इस पूरे को कॉन्स्टेंट मान दे रहा है। ठीक है, तो पूरे को मान देगा तो क्या लिख दिया, 1 प्लस ई के पावर माइनस एक्स इंटू, इसको ए मान लिया। ठीक है, ई के पावर माइनस सी को माइनस में है, ये माइनस हटाने के लिए भी पॉजिटिव दिख दिया जाए, ये वाई कर दिया। ठीक है, और लास्ट में तब जाके
1 प्लस ई के पावर माइनस एक्स, इसको ए माना गया है, आपको यहाँ दिखाई दिया गया, इसलिए फाइनल आंसर 1 बाई वाई इक्वल टू 1 प्लस ए ई टू द पावर माइनस एक्स, ये आपका फाइनल आंसर। लास्ट में आप आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस को इसमें इंक्लूड कर दिया क्योंकि कॉन्स्टेंट हटा ही रहा था, तो बोला कि भाई माइनस बटा दिया जाए, पूरे पॉजिटिव कर दिया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वो एक लिखने का अपना अपना एक स्टाइल होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, फिर भी हम लोग एनसीईआरटी जहाँ तक जाएगा हम लोग भी वहाँ तक जाएंगे, कुछ सीखने को ही मिलेगा। आप लोग बहुत सारा यहाँ पे सीखे, डेफिनेशन सीख गए, लॉग का पढ़े तो एक बार रिकॉल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है, सेक स्क्वायर एक्स, ध्यान से देखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स tan y dx, tan y dx प्लस सेक स्क्वायर y tan x इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे सब मिक्सिंग दिया है, इसको कैसे कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहला काम, एक है सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई इंटू डी एक्स, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स इंटू डी वाई। देखिए मेरे पास स्पेस की कमी है, इस कारण से आप कैसे लिखेंगे, बराबर के नीचे बराबर लिखा रहता है, ये सब तरीका सीखिए, ठीक है। आगे इसके बाद क्या करेंगे, अब x वाले को एक तरफ, y वाले को एक तरफ, ठीक है। जैसे ये x है, ये x है, तो इसको यहीं रखेंगे, और ये x जो है वो बटा में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x, ये x बटा में आएगा तो हो जाएगा tan x, और यहाँ पर dx तो है ही। y वाले को एक तरफ करेंगे अगर, तो इधर पहले से है माइनस सेक स्क्वायर y, और ये जाएगा बटा में tan y, और ये आपका रहेगा dy। कोई दिक्कत, ठीक है। ऑन सेपरेटिंग बोथ साइड्स, ऐसे लिख दीजिएगा, आप लोग लिखते थे ना, ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, ठीक है। चलिए अब वो जब सेपरेट कर दिए तो इंटीग्रेट कर दीजिए। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स बटा में tan x इंटू डी एक्स, ठीक है। इधर भी करते हैं तो माइनस सेक स्क्वायर वाई बटा में tan y इंटू डी वाई। अब देखिए ध्यान से, इसको करना है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कैसे आप कीजिएगा, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए। u बाई वी का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, क्यों ना हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दें। अगर लगता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग यूज करें तो आराम से बना सकते हैं। कैसे, क्योंकि नीचे वाले को अगर हम u मान लें तो ऊपर वाला कट देगा, क्योंकि tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये अगर u मान लें, या चूँकि x मान लिया गया है ना, कुछ भी मान लें, m मान लें, n मान लें, इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट कर लें तो ये कट जाएगा, इसको कर दें तो ये कट जाएगा, तो फिर आराम से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो क्यों ना हम इसे बारी बारी से बना ही लें। देखिए डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन दिखा दे तो काफ़ी बेहतर होगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, ओके, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नाउ अब बारी बारी से थोड़ा एक करके इसको अगर हमें करना है तो क्या लिखना होगा, लेट tan x को हम मान लेते हैं m। जैसे ही हम इसे m मानेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और tan थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर x, और m कांस्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। जैसे मैंने क्या किया, tan x को m मान लिया, और इसको हम m मान लिए, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे ही डिफ्रेंशिएट तो tan x का होगा सेक स्क्वायर थीटा, और m का करेंगे तो क्या हो जाएगा, m यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में नहीं, हम यहाँ नया वेरिएबल माने हैं, तो क्या हो जाएगा dm बाई डी एक्स, या u मान लीजिए ना, कुछ भी चलिए, टेंशन फ्री रहिए। लगे m कांस्टेंट के रूप में ज़्यादा आता है m और n, इसलिए u भी ऐसे मान लेते हैं, तो du बाई डी एक्स हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से dx का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, क्या हो जाएगा, du बटा में सेक स्क्वायर x, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, ये सब इसमें रख देंगे। इसको भी यहीं पे कर लीजिए साइड में, अगेन लेट,
और tan y को हम क्या मान लिए, v, ठीक है। अगर tan y को हम v मान लें तो इसको कर देंगे इक्वेशन 4 और इसको भी करेंगे y के रिस्पेक्ट में। इसको x के रिस्पेक्ट, चूंकि x था इसमें y है तो y के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा tan y का sec स्क्वायर y और v का क्या होगा dv बटा में dy। तो यहाँ से dy का मान कैलकुलेट कीजिए, dv बटा में sec स्क्वायर y, ये इक्वेशन 5। अब ये 2, 3, 4, 5 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, एक ही बार में सारा कार्य समाप्त, ठीक है। इसको लिख देते हैं therefore, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या डायरेक्टली दे क्या, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। समीकरण 1 में 2, 3, 4, 5 का मान रखिए, ऊपर से हटा देते हैं। अच्छा वो मिट गया, चलिए कोई बात नहीं, रखिए। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर यहाँ पे है सेक स्क्वायर एक्स, tan x को हम क्या माने हैं u, तो u, dx के जगह पे क्या लिखेंगे du बाई सेक स्क्वायर एक्स, du बाई सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इधर साइड आइए, माइनस है तो माइनस, सेक स्क्वायर वाई है तो सेक स्क्वायर वाई, और बटा में tan y को हम क्या माने हैं v, तो लिख दीजिए v। फिर क्या है dy का वैल्यू कितना आ गया है dv बटा में सेक स्क्वायर वाई, एकदम दोनों तो सेम है, dv बटा में सेक स्क्वायर वाई। ओके, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब इसको हटा दें, चलिए इन सब को हटा दीजिए और u और v जो माने हैं उसको याद रखिएगा, लास्ट में फिर पुट करना होगा, मिटा दें। चलिए अब इसको कर दीजिए इंटीग्रेट आराम से, सेक स्क्वायर कट गया, 1/u का होगा log u, कोई दिक्कत, माइनस बाहर, सेक स्क्वायर कैंटिल, 1/v का क्या होगा log v, ठीक है। यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं है। अब देखिए यहीं पर एक चीज़ आपको डिसाइड करना है कि आखिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज किधर करें। इधर तो u आ गया, इधर भी इंटीग्रेशन हुआ है, तो हमको तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगाना होगा। तो u किसको मानते हैं, x वाले को ना, तो x के तरफ ही आपको कांस्टेंट यूज करना है। और यहाँ ध्यान से, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर log सब log में आया है, तो कांस्टेंट भी log में ही यूज करना होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट log u x वाले की तरफ है ना, तो उसी की तरफ हमको लिखना है प्लस log c, ठीक है, log c या c1 कुछ भी, चूँकि लास्ट में कुछ चेंज होगा अभी और उसको c1 कर देते हैं। बात समझ आ रही है, आगे यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो log m प्लस log n का फॉर्मूला इसी लगाते हैं भाई, तो इसको लगाने से अच्छा है कि हम क्या कर देते हैं log u, इसको कर लेते हैं इस साइड, प्लस में log भी, और कांस्टेंट को एक तरफ कर देते हैं log माइनस log c1, ये सब c हो जाएगा टोटल। पहले इसको शॉर्ट तो कर दिया था, ये कितना हो जाएगा log u इंटू v, ठीक है। log m प्लस log n का होता है log m इंटू n, माइनस log c1 है, तो हम अगर माइनस को हटाना चाहें तो क्या लिख देंगे log, ठीक है। देखिए मैं एक और तरीका दिखा, पर इसको दिखा लेता हूँ, फिर देखता हूँ उसको शायद हो सकता है वो। ये क्या हो जाएगा log c1 के पावर -1 हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है n log m का होता है log m के पावर m, तो ये माइनस को पावर कर दिया, क्यों कर दिया, ताकि log log कैंसिल हो जाए, log log कैंसिल, तो क्या बचा, ये हो जाएगा u भी, ठीक है, u भी, और इधर क्या बच जाएगा c1। अब माइनस है तो बटा में कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/c1, नहीं log से log कैंसिल भी हो गया। और ये देखिए u किसको माने थे, u माने थे tan x को, तो tan x, भी किसको माने थे y को, तो tan y, और ये 1/c1 सब कांस्टेंट ही है, तो पूरे इसको क्या लिखेंगे c लिख देंगे। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, कोई दिक्कत कष्ट परेशानी नहीं है। यहाँ पे लिख दीजिएंगे कि वेयर c किसको माने हैं 1/c1 को, ठीक है, 1/c1 को हम लोग c मान रहे हैं, आपका फाइनल आंसर होगा। एक चीज़ और, u और v कहाँ से रखें समीकरण को, 2 से लिख दीजिएगा। लिखना क्या ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन
एंड 4, सेकेंड एंड फोर्थ रखे थे ना, देख लीजिएगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी देखिए, मिटा दे इसे। एक और तरीका यहीं पे हम देख सकते हैं, यहाँ से जो C1 को हम इधर ले इस साइड ले गए हैं, अगर इस साइड ना ले जाते तो क्या बन सकता था, एक बार देख लिया जाए। बन जाए तो अच्छी बात। अगर मैं ना ले जाता तो log n का क्या होता, log m इंटू एन, तो यही लिख देते u इंटू C1 या u इंटू C, जो भी है। क्या u इंटू C लिख सकते थे, एकदम आराम से लिखते, या C1 जो भी है। चलिए, इधर है माइनस लॉग भी, तो माइनस हटाते तो क्या लिखते हैं, लॉग भी के पावर -1, फिर लॉग से लॉग कैंसिल, तो u C1, और ये भी के पावर -1 है, भी के पावर -1 ऐसे ही लिखिए। अब ये क्या हो जाता है, भी के पावर -1 का मतलब 1/v, तो बटा वाला गुना में कर दीजिए, u इंटू भी, और ये आ जाता बटा में, तो बात तो वही हुआ का नहीं आया। ये हो जाता tan x, भी होता tan y, और ये हो जाता c। तो ऐसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है? चलिए, c मतलब पूरा जितना भी आपको कांस्टेंट दिख रहा है सब c में चला जाता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग देते हैं, जिससे हम लोग लिखे थे अभी इसके पहले कि c क्या है, वेयर c इज इक्वल टू 1/c1 है। 1/c1 को हम c बोल रहे हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। देखिए फिर वही बात आया कि जनरल सॉल्यूशन है तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होना चाहिए, और एक ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसलिए इसमें एक कांस्टेंट प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। आसान है, इंटीग्रेशन वगैरह अगर आपको आता है तो भारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है e के पावर x प्लस e के पावर -x इंटू डी वाई माइनस e के पावर x माइनस e के पावर -x इंटू डी वाई नहीं dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे ही बनाना है आपको। तो कैसे बनाएंगे, एकदम स्पष्ट दिख रहा है ये दो, आप ऐसा क्वेश्चन देखे भी थे शायद, ये था आपको 7.4 या 5 या 6 कुछ में था, 6 में तो नहीं था, उसके पहले ही कहीं था, ऐसा कुछ हमें याद आ रहा है। देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा, कह रहे तो हम लोग पढ़े हुए हैं। e के पावर x प्लस e के पावर 7.3 या 4 में, 3 में ही था, 4 में भी नहीं होगा। ये देखिए dy, ये माइनस उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव e के पावर x माइनस e के पावर -x इंटू dx। अब अगर हम इसे dy/dx लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, dy/dx लिख दें या छोड़ दें, y को एक तरफ कर देते हैं, x को एक तरफ कर देते हैं, सेपरेट करना है ना हम लोगों को। y ये हो जाएगा e के पावर x, e के पावर -x, ये गुना वाला बटा में आ जाए तो e के पावर x प्लस e के पावर -x इंटू dx। देखिए x वाला सारा एक तरफ, y वाला एक तरफ। स्वाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, सेपरेट हो गया। सेपरेट करने के बाद का पता ही है आपको कि हमको अब आगे नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है, दोनों तरफ समाकलन करना है। तो एक तरफ y है और एक तरफ आपका x है, ex माइनस e टू द पावर -x, नीचे में ex प्लस e टू द पावर -x इंटू dx। अब आप बताइए इसको कैसे इंटीग्रेट कीजिएगा, पता ही है आपको, पहले से पढ़े हुए हैं। अगर नीचे वाले को हम सब्स्टिट्यूट कर लें, इसको t मान लें तो ऊपर वाला कट जाएगा। ठीक है, तो इसको नीचे में लिखना पड़ेगा ना लेट करके। समीकरण 1 इसको मान लीजिए, जो भी हो लेट कर दीजिए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेट, अगर नीचे वाले को ex प्लस e माइनस एक्स को अगर हम t मान लें, सपोज कीजिए, इसको क्वेश्चन फर्स्ट बना ही लीजिए, इक्वेशन 2
जैसे ही मानते हैं हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स, ई के पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर माइनस एक्स होगा, लेकिन एक्स का जो कोफिशिएंट है -1 वो डिफ्रेंशिएशन में गुना में आ जाएगा। टी का होगा डी टी बटा में डी एक्स, ये हो जाएगा आपका ई एक्स प्लस माइनस माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। देख रहे हैं ना, आ गया डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से डी एक्स कैलकुलेट कर लें तो डी टी बटा में हो जाएगा ई एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स। ये हो जाएगा इक्वेशन 3। बस इसको पुट कर दीजिए, बना दीजिए। बता दे ऊपर वाला क्या, ऊपर वाले को हम हटा दें अगर तो लिख देंगे देन therefore from इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से वी गेट, समीकरण 1 में इसको बस रख दीजिए। तो आपका क्या है पहले एक बार देख लेते हैं। इधर है डी वाई, इधर आपका ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स बटा में है ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स इंटू, अच्छा इसको तो हम टी मान लिए ना, तो रख दे, इसको हमने यहाँ पे टी मान लिया था, इसको टी रख देते हैं। ये डी टी बटा में हो जाएगा डी एक्स का वैल्यू डी टी बटा में डी टी अपॉन ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स। तो देख ही रहे ये वाला पूरा इससे कट जाएगा, तो इसका काम समाप्त। टी क्या मान है याद रखिएगा, उसको पुट करना होगा लास्ट में। इक्वेशन 2, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। डी वाई का वाई, यहाँ 1/t का क्या होगा, 1/t का होगा log t, जैसे x का log x होता है। अब प्लस में बताइए किधर x है, इस साइड है, तो इधर ही हमको जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करना होगा। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, c। चलिए y और log और t किसको माने थे, ई एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर है। इसमें कुछ भी तनिक भी आपको सोचना नहीं है, बस आप इंटीग्रेशन पढ़े हुए हैं तो आप आराम से इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में हेंस लिखना है, आपको पता ही है। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लिखना सब में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। इस बार दिया है लिख दीजिएगा हियर, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन एज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर। यही तो दिया है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये तो आप आराम से बना लेंगे। चलिए x वाले को x की तरफ, y वाले को y की तरफ, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा dx। ठीक है, देख लीजिए। चलिए जी, जैसे ही ब्रैकेट हुआ उसके बाद नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स लिख देंगे। उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे हम लोग 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, बिना लॉग का है बटा में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या ऐसे डायरेक्ट कहें 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स होता है ना, यहाँ वाई है तो tan इनवर्स वाई लिखेंगे डायरेक्ट, ही तो फॉर्मूला है tan इनवर्स वाई का। ओके, tan इनवर्स एक्स का होता है ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई है तो वाई लिखेंगे, वाई के रिस्पेक्ट नहीं करना था। 1 का क्या होगा एक्स, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स क्यूब बटा में 3, पता ना एक्शन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगाना ही पड़ेगा एक्स की तरफ। यही आपका फाइनल आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, हेंस लिख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कितना छोटा था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, या 7 देखते हैं, 6 तो ही है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है y log y इंटू डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या कीजिएगा,
पहले तो माइनस वाले कुछ तरफ ले जाइए, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा कि ब्रैकेट हो पा रहा है या नहीं। प्लस हो जाएगा एक्स डी वाई। अब देख लीजिए इधर y है इधर y है, तो dy और dx को ना हमेशा ऊपर रखना है। तो dx ठीक है अपनी जगह, dy भी ठीक है ऊपर में, तो ये y वाला पोर्शन नीचे चला जाएगा और x इधर आ जाएगा, यानी 1/x इंटू डी एक्स, ये तो ठीक है। और इधर हो जाएगा ये वाला इस साइड आएगा, तो 1/y इंटू लॉग y इंटू डी वाई। कोई दिक्कत, सेपरेट हो गया। सेपरेट होने के बाद आप इसको क्या कीजिएगा, बस दोनों तरफ इंटीग्रेट, नॉन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, 1/x इंटू डी एक्स, 1/y इंटू लॉग y इंटू डी वाई। देखिए ये 1/x का तो लॉग x हो जाएगा, यहाँ पर क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। लॉग y को अगर हम u मान लें या t मान लें तो ये कट जाएगा, फिर 1/t का लॉग t आ जाएगा। तो पहले मान ले, देखिए दोनों उपाय है, या तो यहीं पे मान के दिखा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक ही तरफ मानना है तो क्या के लिए इतना लंबा करेंगे, हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं। 1/x का क्या होगा, log x, ठीक है, ऐसे नहीं वैसे भी लिख सकते हो log x, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, log x कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर क्या कर दें हम लोग, 1/y, log y को हमने t मान लिया, ब्रैकेट में दिखा देते हैं, ठीक है, कि लेट log y को हम t माने, समीकरण 1 कर देते हैं। t मान लेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 1/y हो जाएगा इज इक्वल टू dt बटा में dy, तो यहाँ से dy का भी मान निकाल लो, dy इज इक्वल टू y इंटू dt, इक्वेशन 2। ये दोनों हम लोग अलग से ना करके यहीं सामने कर देते हैं, ठीक है। इसको t मान लिए हैं तो t, और dy का वैल्यू क्या आ गया है, y इंटू dt, ठीक है, y से y कैंसिल। अब ये हो जाएगा log x प्लस, ध्यान से देखेंगे, log x 1/t का क्या होगा, log t, ठीक है। एक काम कीजिएगा थोड़ा ना, एक ही साथ इंडिकेट करते हैं, हम बताते हैं एक चीज़, नहीं तो आप सोचेंगे कि कैसे हो रहा है। इसको भी छोड़ दीजिए जरा, यहाँ हम लोग जब करें ना तब इसको करिएगा। क्यों, क्योंकि अब log x, अन्य तो वहाँ भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये ध्यान रखना था कि x के तरफ हमको कांस्टेंट लगाना है, और चूंकि इधर भी log आ रहा है इधर भी log आ रहा है, तो पहले कैसे पता चलता है कि log ही आ रहा है। वैसे देख के तो आपको लग रहा है कि 1/x का है तो log x होगा, सब जगह log आता है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी log के ही फॉर्म में होता है, इसीलिए हम लोग सामने दिखा रहे हैं कि यहाँ भी log है यहाँ भी log है, इसलिए हम यहाँ पे log वाला यूज कर रहे हैं, बस सिंपल। चलिए, सब कोई दिक्कत, आगे देखिए। log m प्लस log n का फॉर्मूला होता है log m इंटू n, तो log m इंटू n, ठीक है। और इधर है log t का क्या माना था, log y था ना, तो आप इसको log y पुट कर सकते हो t के जगह पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। समीकरण एक माने हैं आप लोग, log से log कैंसिल, इसलिए cx, यहाँ cx या x एक ही बात है, ठीक है, cx इज इक्वल टू log y आया है ना, log से log कैंसिल, ये अंदर वाला अंदर के साथ बच गया। अच्छा जी, अब आपको पता है कि हमने बार बार कहा कि ऐसे को थोड़ा एनसीईआरटी आंसर आपका हो गया है, लेकिन एनसीईआरटी कैसे लिखता है, यहाँ पे कहता है कि नेचुरल लॉग है तो यहाँ ई छुपा होगा, यहाँ पे ई बेस जो है छुपा रहता है, और जब बेस छुपा रहता है तो हम लॉग हटा सकते हैं। जब लॉग हटाएंगे तो इसका जो यहाँ पर अंक है ये इस साइड आ जाएगा, और यहाँ जो आप देख रहे हो मान, ये इसके बेस पर पावर हो जाएगा, यानी e टू दी पावर cx इज इक्वल टू y हो जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर है। फिर से सुन लीजिए कैसे मैंने लिखा है इस चीज़ को। मैंने बार बार कहा कि अगर इसके पहले भी एक जगह आया था, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि चूंकि क्या होता है, अगर log m और बेस में a है और इसका वैल्यू n है, तो log हटेगा तो a बेस पर पावर n हो जाएगा और m उसका वैल्यू हो जाएगा। यही बात मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, इसी फॉर्मूला के तहत। और लास्ट में हेंस आपको तो लिखना ही है, हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल इक्वेशन, ठीक है। कोई दिक्कत, एक बार चेक कर लेते हैं कि सब आ रहा है ना, कट तो नहीं रहा है जी, नहीं बिल्कुल सही है, पूरा वीडियोज में आ रहा है ना। कभी कभी होता क्या है कि वो नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा नहीं आता है, तो इसलिए चेक करना पड़ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारी नहीं है, तनिक भी भारी नहीं है, परेशान भी नहीं हो रहा, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
8 में क्या दिया भाई, इसमें दिया है कि x टू द पावर 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई टू द पावर 5, यही ना है। चलिए तो डी वाई इधर है तो डी वाई इधर रखें, वाई वालों को इस साइड ले लें, 1 बाई वाई के पावर 5, ओके। एक्स इधर है इस साइड जाएगा, माइनस तो पहले से ही है, ये गुना वाला बटा में जाएगा तो 1 बाई एक्स टू दी पावर 5 और बटा वाला डी एक्स जो उधर गुना में चला जाएगा तो डी एक्स, देखिए एक्स वाला एक तरफ वाई वाला एक तरफ, जैसे ही हुआ ब्रैकेट भैया लिख देंगे नाउन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। अब देखिए ये हो जाएगा 1 बाई वाई टू दी पावर 5 इंटू डी वाई, ये हो जाएगा माइनस 1 टू दी पावर 1 बाई एक्स टू दी पावर 5 इंटू डी एक्स। और पता है कि किसी भी चीज़ को हम ऊपर अगर ले जाएं तो पावर निगेटिव हो जाता है, वाई टू दी पावर माइनस 5 इंटू डी वाई, और ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर माइनस 5 इंटू डी एक्स। और एक्स एन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, एक्स एन का फॉर्मूला n प्लस 1 और नीचे भी n प्लस 1, इधर भी होगा क्या n प्लस 1 नीचे भी n प्लस 1, और पता है कि x इधर है तो इधर ही हमको कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना होगा। बहुत ईजी है ये भी, बस कैलकुलेट कर लीजिए थोड़ा। तो ये कितना हो जाएगा, y के पावर -4 बटा में -4, ये हो जाएगा माइनस x के पावर -4 बटा में -4 प्लस c, ठीक है। अच्छा इसको c1 कर दीजिए, थोड़ा कांस्टेंट वगैरह कुछ आएगा तो शायद चेंज हो रहा है तो चेंज कर लेते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक है? नहीं है, यहाँ तक नहीं है तो हम क्या करते हैं कि ये दोनों के बटा में 4 है ना, तो कुछ कैलकुलेशन कर देते हैं, इसको एक तरफ लेकर के कुछ जो भी हो। तो ये हो जाएगा y के पावर -4 बटा में -4, ठीक है। और या यहीं पे हम लोग कर सकते हैं, क्या कर दें, यहीं से कॉमन लेके काट दे, क्या एक ही तरफ कर देते हैं, कुछ होगा इधर प्लस हो जाएगा तो x टू दी पावर -4 बटा में -4 इज इक्वल टू यहाँ c1 है, ओके। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देते हैं। चलिए क्या हो जाएगा कैलकुलेशन में, दोनों का एलसीएम सेम, तो बटा में -4, ये हो जाएगा आपका y टू दी पावर -4 प्लस x टू दी पावर -4। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बटा वाला जोड़ बना दिए, उसके बटा वाला उधर क्या कर देंगे, गुना में भेज देंगे, इज इक्वल टू c1। कोई दिक्कत है? तो ये हो जाएगा y टू दी पावर -4 प्लस x टू दी पावर -4 इज इक्वल टू -4c1, बटा वाला उधर गुना में चला गया। और यही सर आपका आंसर दे रहा है। इसको थोड़ा सा एक बार हम लोग कैलकुलेट करके अच्छे से लिख देंगे कि ये हो जाएगा x के पावर -4 y के पावर -4 और ये पूरा कांस्टेंट जो है ना वो c हो जा रहा है। यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में हेंस लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है सब ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये तो छोटा सा है देखने में और शायद बनेगा भी छोटा सा ही, देख लेते हैं क्या होता है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। यहाँ पर तो परेशानी नहीं होना है आपको। चलिए यहाँ से हो जाएगा y एक तरफ, x वाला एक तरफ, y एक तरफ x एक तरफ, तो हम कर देंगे इंटीग्रेशन, नॉन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट। अब क्या होगा, इधर dy और इधर हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स। अब देखिए साइन इनवर्स x को इंटीग्रेट करना है तो आपको मैंने 7.6 में बताया है, वहाँ से आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा। और 7.6 में यही क्वेश्चन सेम है, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बता देते हैं आपको, 7.6 का क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर नहीं दिया है, थोड़ा सा चेंजिंग है बट आप निकाल सकते हो। चलो मैं निकाल देता हूँ फिर। वहाँ पे साइन इनवर्स x नहीं है, tan इनवर्स x है, तो जैसे साइन था, चलो भाई बना ही देते हैं, देख लो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9.4 में पहुंच चुके हैं, 9 तक टोटल 23 क्वेश्चन हैं। आप लोग इसको कर लेंगे, थोड़ा सा मैं हिंट्स कर देता हूं। आप इसको कैसे कीजिएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है।
आराम से पहले इसको इंटीग्रेट कर दिए तो पता है कि जब साइन लॉग ये सब आ जाते हैं सिंगल फंक्शन के रूप में तो हम लोग एक को ना सेकेंड फंक्शन के रूप में वहाँ पर ट्रीट करते हैं, मान लेते हैं। तो ये इधर आपका तो dy का इंटीग्रेशन y हो गया, इधर इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, साइन इनवर्स x का तो डायरेक्ट होता नहीं है, तो यहाँ पर एक सेकंड फंक्शन के रूप में हम लोग एक ले लेते हैं और यहाँ पर हम लगा देंगे u इंटू v का फॉर्मूला। देखिए अलजेब्रा के तहत ये आपका सा इन्वर्स है तो पहले आता है आईलेट में, और एक जो है हम लोग हमेशा सेकंड फंक्शन के रूप में ट्रीट करते हैं, यानी अलजेब्रा है, अलजेब्रा आईलेट में बाद में आता है, इसलिए ये भी है। अब u इंटू वी का फॉर्मूला आपको याद होगा, अगर नहीं याद हो तो एक बार देख लीजिए फिर उसके बाद बना लीजिएगा y, ठीक है। तो u इंटू वी क्या होगा, पहले u को बाहर करते हैं हम लोग, u बाहर, v को इंटीग्रेट करते हैं यानी 1 को इंटीग्रेट करेंगे, फिर u को डिफ्रेंशिएट करते थे, याद है फॉर्मूला, u को डिफ्रेंशिएट और v को इंटीग्रेट, और जो आता था उस पूरे फंक्शन को हम क्या करते थे, इस पूरे फंक्शन को फिर से इंटीग्रेट करते थे नेगेटिव साइन के साथ। ये था पूरा फॉर्मूला u इंटू वी का, ठीक है। तो y इक्वल टू वाई, ये ठीक है, साइन इनवर्स x dx का इंटीग्रेशन होगा x, इसको ध्यान से देखेंगे, माइनस साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dx का इंटीग्रेशन होगा x, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा इंटू dx। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए y इक्वल टू, ये अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन है, थोड़ा सजा के लिख दीजिए, x साइन इनवर्स x माइनस ये हो जाएगा आपका x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू dx। अब आप देखिए इसको t मान लीजिएगा, इसको t मानिएगा तो ये कट जाएगा और फिर आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से तो बनाना पड़ेगा ना, इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो समीकरण 1 कर देते हैं लेट क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने t माना, जैसे ही t माना डिफ्रेंशिएट किया, 1 कांस्टेंट 0 माइनस बाहर एक्स स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा 2x, t का होगा dt/dx, ठीक है। मिटा दे इसको थोड़ा सा ऊपर वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, -2x इज इक्वल टू dt/dx, तो यहाँ से dx निकल जाएगा dt/-2x, ठीक है। इक्वेशन हो गया आपका थर्ड। अब देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, समीकरण 1 से हम लोग पाते हैं। अब समीकरण 1 के अनुसार क्या है देखिए, तो थोड़ा पुट कीजिए, y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x माइनस x, इसको हमने क्या मान लिया है, नीचे वाले को t, तो t लिख दिए, इनटू dx का वैल्यू क्या आ गया है, dx का वैल्यू यहाँ आ गया है dt/-2x, ओके। x से x कट जाएगा, t किसको माने याद रखिएगा, 1/x को t माने ना, x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू x साइन इनवर्स x माइनस, ये -1/2 जो है ना वो कॉमन के रूप में बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 1/√t इंटू dt। चलिए y इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, y इक्वल टू x साइन इनवर्स x माइनस माइनस प्लस 1/2। अब देखिए 1/√x का आपको स्पष्ट बताया गया है 2√x होता है, ठीक है। 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x, x नहीं यहाँ t है तो t लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में ही करना था। और पता है कि सब इंटीग्रेशन हो चुका है तो x वाले के तरफ आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करना है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, c, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। एक चीज़ t का भी वैल्यू रखना है ना, रख दीजिए, एक लाइन बढ़ा दीजिए तब रखिएगा, y इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस √t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसलिए y इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस √t किसको माने थे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर है। ये कहाँ से रखे हैं t का मान हम लोग,
फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, लास्ट में हेंस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 भी बहुत इजी ही है। मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा है e के पावर x इंटू टेन वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस ई एक्स इंटू सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले फ्रैकेट करना होगा। फ्रैकेट करना होगा तो इसमें दो टर्म है, एक टर्म को इधर रखिए, एक टर्म को उधर भेजिए, फिर गुना में अपने आप हो जाएगा फ्रैकेट। देखिए e की पावर x tan y इंटू डी एक्स को इधर रखते हैं, ये उधर जाएगा प्लस वाला, मैंने कहा बार बार बराबर के नीचे ही बराबर दीजिएगा, स्पेस नहीं था इसलिए मैं अंदर लिखता था। प्लस वाला इधर आएगा माइनस में 1 माइनस e के पावर x इंटू सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई, ठीक है। चलिए अब हो गया यहाँ से फ्रैकेट करने का काम। यहाँ x है, यहाँ x है, ठीक है। ये दोनों, ये y इधर y वाले को सब एक तरफ, x वाला इधर है, इसको इधर ले लीजिए, इसको इधर ले लीजिए, तो ex ये वाला इधर आएगा तो क्या होगा 1 माइनस ई के पावर x इंटू डी एक्स। देखिए x वाला एक साइड हो गया, इधर क्या क्या बचा माइनस सेक स्क्वायर वाई, ये टेन वाई बटा में आ जाएगा इधर गुना में से, तो टेन वाई इंटू डी वाई। इस प्रकार से ये हो गया पूरा फ्रैकेट। अब जब पूरा फ्रैकेट हो गया तो हमें क्या करना होगा, नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है। दोनों तरफ अब हम लोग समाकलन करेंगे। अगर समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेटिंग करने में क्या होगा 1 माइनस ई के पावर x इंटू डी एक्स, इधर माइनस बाहर, सेक स्क्वायर वाई बटा में टेन वाई इंटू डी वाई। अब यहाँ पे कैसे कैसे बनाएंगे, अगर नीचे वाले को t मानते हैं तो ये कट जाएगा, अगर इसको मानते हैं t तो ये कट जाएगा, तो दोनों ही जगह मानना पड़ेगा। तो एक को u एक को v मान लेंगे, और जैसे अभी क्वेश्चन नंबर कोई पीछे में बनाए हम लोग ना, दोनों जगह मानना था, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, उसको जो जो मानेंगे एक ही बार रख के कंप्लीट कर देंगे। चलिए लेट 1 माइनस ई के पावर x को हम लोग मान लेते हैं u माने तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। 1 कांस्टेंट है 0, ई के पावर माइनस एक्स का ई के पावर माइनस एक्स, ई के पावर एक्स नहीं होगा, u का होगा डी यू बाई डी एक्स। यहाँ से ये हो जाएगा माइनस ई एक्स इज इक्वल टू डी यू बटा में डी एक्स। यहाँ से डी एक्स निकाल लें तो हो जाएगा डी यू अपॉन माइनस ई एक्स। इक्वेशन थर्ड, यहीं पे उसको ही मान लीजिए, पुनः माना कि अगेन लेट, क्या मानना है यहाँ पे tan y को मानना है भी। अगर इसको भी मान ले तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, tan का डिफ्रेंशिएशन ही होता है सेक स्क्वायर x, तो यहाँ y है तो y, और y के रिस्पेक्ट में करना है तो भी का क्या होगा डी भी बटा में डी वाई, और यहाँ से डी वाई का मान निकाल लीजिए, तो डी भी बटा में सेक स्क्वायर वाई, ये इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 5। चलिए अब समीकरण 1 में इन सब का मान रख देना है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हटा दे इसको। क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। समीकरण 1 से हम पाते हैं कि समीकरण में सबका मान रखिए, ex के जगह पे ex, नीचे वाले को हमने u मान लिया है तो u, dx के जगह पे उसका मान आ गया है du बटा में माइनस ई एक्स इज इक्वल टू, माइनस का साइन है तो माइनस, इंटीग्रेशन का साइन, सेक स्क्वायर वाई, नीचे वाले को हमने भी मान लिया है, और यहाँ पे डी वाई का वैल्यू आ गया है डी भी अपॉन सेक स्क्वायर वाई। सब जगह सारा वैल्यू रख दिया गया, ठीक है। समीकरण 2, 3, 4, 5 से अब रख दिए, तो क्या क्या माने सिर्फ याद रखिएगा, लास्ट में u और v को हम लोग रखना होगा ना। तो यहाँ से देखिए तो ex से ex कैंसिल, सेक स्क्वायर वाई से सेक स्क्वायर वाई कैंसिल, ये माइनस बाहर आ जाएगा, 1 बाई u इंटू डी यू, इधर माइनस 1 बाई भी इंटू डी भी,
चलिए ये हो जाएगा log u, ठीक है, और ये हो जाएगा log v। कोई दिक्कत? यहाँ से माइनस कैंसिल, कोई यहाँ पे परेशानी नहीं है। अच्छा, सब कुछ तो कट ही गया, बचा है जो उसके अनुसार आपको काम करना है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जब भी इंटीग्रेशन किए तो हमें तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना होगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन किस साइड लगाएं? क्योंकि ये भी लॉग है, ये भी लॉग है, तो लॉग में ही लगेगा, लेकिन एक्स की तरफ, एक्स देखिए यू की तरफ एक्स है ना, तो इधर लगाना होगा। तो थोड़ा सा लिख देंगे log c। ओके, चलिए अब यहाँ से बनाइए log m प्लस log n क्या होता है? ओहो, तो यहाँ कटेगा नहीं ना, फिर यहाँ पे परेशानी बढ़ जाएगी ना। ऊपर लाइन में ही काट दीजिए इसको, नहीं तो फिर लगेगा कि यहाँ कट कैसे रहे। यहाँ से माइनस कट गया, 1/u का log u, 1/e का log v, और यहाँ पर चूँकि x की तरफ हमको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है। इंटीग्रेशन करने के बाद इंडिफिनिट में c लगाया जाता है ना, तो वही हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को यूज करेंगे। तो जिधर x है उस साइड लगाएंगे, सब जगह log था तो log में ही यूज करेंगे। log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n, तो log m इंटू n, इधर भी log भी, log से log कैंसिल, तो यू सी इज इक्वल टू भी। अब u और v का वैल्यू जो था वो पुट कर लीजिए। u का वैल्यू था 1 माइनस ई के पावर x इंटू सी, और इधर v का वैल्यू था tan y, ठीक है। तो इसलिए आपका ये फाइनल आंसर हो गया। इसलिए ये कहाँ से रखे हैं? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड 4, ठीक है। इसलिए सजा दीजिए tan y इज इक्वल टू सी 1 माइनस ई के पावर x, ठीक है। ये आपका लास्ट में हेंस। इस प्रकार से 10 क्वेश्चंस जो थे वो जनरल सॉल्यूशन वाले वो कंप्लीट हुए। इसी प्रकार से आगे भी सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ठीक है। तो उसको भी आप ऐसे ही डील करेंगे। सिर्फ उसमें क्या है ना कि सब कुछ करने के बाद आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन में मैंने कहा था कि x और y का वैल्यू दे देगा, x और y का वैल्यू दे दिया है, तो सब बनाना ऐसे ही है। निकालने के बाद उसमें x और y का वैल्यू जो है वो पुट कर देना है, उसके अनुसार जो आंसर होगा वही उसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस कर लेते हैं, चूँकि थोड़ा तो बड़ा वीडियो हो जाएगा। 1 से 10 तक इसमें देखें, 11 से कितने तक 23 तक जो है ना वो सेकेंड वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है। चलिए।